वेलकम टू ईवी टॉक्स। सालों बाद बजाज की आंखें खुली, चेतक में आए बड़े बड़े अपडेट। नितिन गडकरी की सभी कंपनियों खुली चेतावनी, पेट्रोल डीजल का कोई फ्यूचर नहीं। महिंद्रा ने पहली बार बीट किया टाटा को ईवी गेम में। एक और चाइनीज कंपनी ने दुनिया को चौंकाया, 0 से 100 जानने में सिर्फ 1 सेकंड। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स में पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी में क्या इनोवेशन हो रही है, चार्जिंग का क्या हाल है, प्लस ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको सुन के देख के बहुत ज़्यादा मजा आता है। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देती है कि चाइना में जो चीज़ें हैं वो कैसे रन कर रही है, इनका इकोसिस्टम, सप्लाई चेन, वेंडर्स, ये कैसे काम करते हैं भाई। एक वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली कंपनी जिसने पिछले साल ही बोला था कि हम बुगाटी लेवल की एक गाड़ी बनाने वाले हैं जो उसे बीट कर देगी, और वो आज अप्रैल 2026 में सच भी हो जाता है। शायद से आपको याद भी आ गया होगा, ड्रीम नाम की कंपनी थी जो वैक्यूम क्लीनर बनाती है। इन्होंने फाइनली अनवील कर दी है अपनी गाड़ी, जिसका नाम है नेब्यूला नेक्स्ट 01 जेट एडिशन, जिसका एक्सेलरेशन सुन के आप शॉक्ड नहीं, बावले हो जाओगे। 0 से 100 जाने में 1 सेकंड से भी कम। 1 सेकंड कितना होता है? इतने में होता है, इतने में 100 पे पहुंच जाएगी। अब ये क्लेम्ड है, मे बी फ्यूचर में जाके रियल टेस्ट भी हमें दिखा दें। अब इतने तगड़े एक्सेलरेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ ईवी मोटर से काम नहीं चलेगा, आपको रॉकेट बूस्टर यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जो कि इस गाड़ी के पीछे आपको दिख रहे हैं। ये रॉकेट्स डुअल सॉलिड फ्यूल बूस्टर हैं, जो कि 150 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ आते हैं और 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करते हैं। प्लस रेंज भी यहाँ पे 550 किलोमीटर की बताई जा रही है। इसके अंदर सॉलिड स्टेट बैटरी का यूज किया जाएगा, जिसकी डेंसिटी ही 450 वोट आवर पर केजी की है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर फीचर भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 0 से 100 जाने में 0.9 सेकंड किस लेवल की चेसी पे काम किया गया होगा, क्या स्टेबिलिटी इसकी होगी, क्या इसके टायर्स यूज होंगे, हर चीज नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ये चीज वैसे टेस्ला अपनी रोस्टर जो नई वाली आ रही है ना, स्पेस एक्स पैकेज में यही चीज करने वाला था, लेकिन उनसे पहले ये चाइना, वैसे देखा ही गया है भाई, जो भी इलॉन मस्क करना चाहता है या फिर जो टेस्ला करना चाहता है, चाइनीज उससे पहले उसे करके दिखा देते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जहां पे बोला जा रहा था कि गुड़गांव में अब आप ईवी चार्जर्स नहीं लगा सकते हो, इवन अगर आपने लगा भी रखे हैं तो उन्हें हटाना पड़ेगा। रीजन ये बताया गया था कि जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो एनओसी आती है वो आ नहीं रही है, और जो आ रखी थी वो रिन्यू नहीं हो रही है, जिसके बाद कुछ सोसाइटीज ने अपनी गाइडलाइन भी दे दी बाकी ओनर्स को कि भाई अपने चार्जर हटा लो क्योंकि हमें एनओसी नहीं मिल रहा है। जिसके बाद वीडियो वगैरह बनी और वो काफी वायरल भी हो गई। लेकिन कुछ ईवी एंथुसियास्ट ऐसे भी हैं जो कि प्रॉब्लम से हटके सोल्यूशन पे काम करते हैं। पूरा ग्रुप है इनका जो कि तत्पर लगा ही रहता है इन कामों को करने के लिए। तो इनमें से एक बंदे ने क्या करा, सीधा आरटीआई डाल दी कि भाई हमें बताओ फायर डिपार्टमेंट को कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, हमें क्या क्या फॉलो करना है। उसका रिप्लाई नहीं आता है। साथ में दूसरे बंदे ने क्या करा कि भाई सीधा ऑफिसर को ही कॉल पे ले लिया और उससे बात कर ली कि भाई हमें बताओ क्या गाइडलाइंस है। तो ऊपर से जवाब आता है कि जो गाइडलाइंस है वो अभी बनी ही नहीं है। प्लस ये भी बताया गया कि भाई जो फायर डिपार्टमेंट से रिन्यूअल मिलता है या फिर जो एनओसी मिलती है उसे डिक्लाइन नहीं किया जा सकता है जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाती है। साथ में फिर कुछ दिनों बाद आरटीआई का भी रिप्लाई आ जाता है, जिसमें एक ड्राफ्ट पूरा उन्होंने बना के दे दिया है कि ये ड्राफ्ट है, इसके अंदर हमने सारी चीजें ऐड कर दी हैं कि पार्किंग में कैसे ईवी चार्जर्स लगेंगे, क्या रूल होंगे, कैसे कैसे आपको लगाना है, सारी डिटेल के साथ उन्होंने रिप्लाई करा। प्लस अभी ये ड्राफ्ट है तो पब्लिक के ओपिनियन को भी अभी ओपन रखा गया है। बाकी जो इनको फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अब फाइनल फ्यूचर में जाके आपको एक ऐसी पॉलिसी देखने को मिलेगी जिसमें सब कुछ एडिड होगा। तो बहुत बढ़िया काम करके दिखाया भाई इन सारे ही बंदों ने। यहाँ पे आपको सबके नाम दिख रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई ने फॉलो मारो अगर आप भी ईवी एंथुसियास्ट हो, जो कि आप हो नहीं हो तो भाई ने जाके ट्विटर फॉलो करो। ये बहुत हेल्पफुल बंदे हैं। मैं पर्सनली इन सभी से मिल भी चुका हूँ कई इवेंट्स में। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बंदे। नहीं तो खुद सोचो, बंदे वीडियो बना लेते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है। इनके एक्शंस की वजह से अब आपको इतनी जल्दी एक ड्राफ्ट देखने को मिल गया जिसमें एक्चुअल पॉलिसी बन के आएगी। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का कोई भी फ्यूचर नहीं है इंडिया के अंदर आने वाले कुछ सालों में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है, देयर इज नो फ्यूचर फॉर डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल। इफ यू आर प्लानिंग टू एक्सपेंड ओनली इन दैट डायरेक्शन देन एज ए फ्रेंड आई कैन से योर फ्यूचर इज नॉट गुड। ये सारी लाइनें इन्होंने कही है बज वर्ल्ड इंडिया समिट 2026 के अंदर, जहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब आपको ना स्विच करना ही पड़ेगा, पेट्रोल डीजल का जो रास्ता है इसे छोड़ना पड़ेगा।
इन्होंने कहा जो नए फ्यूल हैं जैसे कि CNG, LNG, एथेनॉल, हाइड्रोजन, EV, इन सब को फोकस में लेके आपको चलना है। अब अगर नहीं चलोगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया के अंदर। और रीजन भी इन्होंने गिनवाए हैं कि भाई एक साल के अंदर हम 22 लाख करोड़ का फ्यूल इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल चैलेंज है। साथ में इससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। अब ये वर्ड्स डेफिनेटली भाई डीजल और पेट्रोल लवर्स जो हैं, जो पेट्रोल हेड बोलते हैं अपने आपको, उनको बुरे लगेंगे क्योंकि उनका पेट्रोल धीरे धीरे उनके हाथ से छिनता जा रहा है। मानो या ना मानो भाई, फ्यूचर न्यू एनर्जी व्हीकल का ही है, वही आएंगे। कितना ही आप एडजस्ट कर लो, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको यही व्हीकल यूज करने पड़े। और वीडियो में यहाँ तक आ चुके तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। दोस्तों सालों इंतजार करवाने के बाद बजाज ने फाइनली चेतक को अपग्रेड कर दिया है, पूरे लाइनअप को इन्होंने अपग्रेड कर दिया है और ये काफी अच्छे चेंजेस हैं जिनका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। सबसे पहला इन्होंने अपने पूरे लाइनअप का जो नेमकरण है उसे दोबारा से कर दिया है, कई बार कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यह है इनका जो C2015 सीरीज नया स्कूटर आया था, सबका नाम एक से कर दिया है, C25, C30, C35। फिर उसके बाद जो वेरिएंट्स होते हैं उन्हें 01, 02, 03 करके बेचेंगे। खैर यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया है इनके टॉप वाले मॉडल के अंदर कि उसके अंदर अब फाइनली ऑन बोर्ड गूगल मैप आ चुका है, प्लस वो OTA अपडेट्स को भी अब सपोर्ट करेगा। प्लस टॉप स्पीड भी सारे वेरिएंट्स की बढ़ा दी गई है। C501, C502 73 से स्पीड बढ़ के अब 80 किलोमीटर पर आवर हो गई है। 3001 की टॉप स्पीड अब 63 से बढ़ के 70 हो गई है। और 2501 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था सिर्फ 55 की स्पीड पे, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, उस चीज को बढ़ा के अब 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया है। अब देखो बजाज के ये फीचर ना बहुत टाइम से मिसिंग है। जब भी मैं इनके स्कूटर्स को रिव्यू करता था या अपने ओपिनियन देता था, मैं यही बोलता था यार सब कुछ अच्छा है, आपकी स्पीड बहुत कम है, फीचर अभी भी आप स्टार्टअप्स के मुकाबले काफ़ी कम देते हो। तो धीरे धीरे कंपनी अब धीरे धीरे करते इन्हें 3 साल हो गए हैं। ओला इधर में 3 साल पहले तक ये फीचर आते थे। एक चीज़ और है कि इन्होंने जो मोटर पावर है टॉप मॉडल के अंदर 4.5 किलोवाट से 4.8 किलोवाट कर दी है। प्लस फास्ट चार्जिंग में भी कुछ अपग्रेड की गई हैं। और जो हिल होल्ड वाला फीचर जो पहले टेक बैक में आता था, प्लस इनके मोड इको मोड, स्पोर्ट्स मोड भी टेक बैक लेना पड़ता जब भी आता था, उसे भी अब एज स्टैंडर्ड कर दिया है। तो ये फीचर भाई जो लेगेसी कंपनी है ना, ये धीरे धीरे ही देती हैं। इनका प्रोसेस ही ऐसा होता है, एकदम से सारी चीज़ नहीं बांट देते ये स्टार्टअप्स की तरह, बट फाइनली इन्होंने दे दी है, अच्छी चीज़ है। दोस्तों महिंद्रा ने टाटा को बीट कर दिया है इलेक्ट्रिक गाड़ी के मामले में। अगर हम रिवेन्यू की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल 2025 से खत्म होता है मार्च 2026 में, टाटा ने इस दौरान टोटल गाड़ियां सेल करी हैं लगभग 72,000, जिनसे उनका जो रेवेन्यू हुआ है वो है 14,995 करोड़ का। जबकि महिंद्रा ने सिर्फ 42,000 गाड़ियां सेल करी हैं और इनका रेवेन्यू हुआ है 15,089 करोड़ का। अब सेल्स को देख के तो लगेगा कि भाई यहाँ तो टाटा जीत रहा है, 72,000 गाड़ियां सेल कर रहा है। एक्चुअल में जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो रेवेन्यू का है। महिंद्रा की जो गाड़ियां सेल हो रही है वो अपर सेगमेंट की सेल हो रही है, जबकि टाटा दोनों बनाता है, हैरियर भी बनाता है, पंची भी बनाता है, टियागो भी बनाता है, मास मार्केट आप उन्हें कह सकते हो। लेकिन महिंद्रा की सारी गाड़ियां आपको महंगी दिखेंगी, चाहे आप B6 ले लो, XCV9 ही ले लो, प्लस जो XCV9S आई है वो भी, ये सब 20 लाख प्लस की गाड़ियां हैं। जबकि टाटा का जो पूरा ब्रैकेट है वो 9 लाख से लेके 30 लाख तक है। वैसे डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, सिर्फ 92 करोड़ का। लेकिन महिंद्रा ने सिर्फ 42,000 गाड़ियों से टाटा के रेवेन्यू को बीट कर दिया है। अब टाटा के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आएगा कि भाई आपको भी अपर सेगमेंट की गाड़ी लानी है, जो कि वो लाने भी वाले हैं। एक तो सेरा EV होगी जो कि मिड सेगमेंट हो गया, प्लस उनकी जो सबसे ऊपर आएगी अवन्या कार, वो भाई महिंद्रा से भी प्रीमियम होने वाली है। तो वहाँ शायद टाटा दोबारा से रेवेन्यू में आगे निकले, वो बाकी टाइम ही बताएगा। और हाँ, तीसरा प्लेयर भी अपना इंडियन ही है जिसने 52,000 गाड़ियां सेल करके 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करा है। तो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है भाई इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि हम कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों एथर के CEO तरुण मेहता ने एक बहुत ही बड़ा ट्वीट लिखा है एक्स प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया कि भाई जो PLI स्कीम है इन्हें नहीं मिल रही है और ये मिले हैं कुछ पॉलिसी मेकर्स के साथ जो अंदर के बंदे होते हैं, और इन्हें पता चला है कि भाई अभी नियर फ्यूचर इन्हें अपनी जो PLI स्कीम है नहीं मिलने वाली है। इनके साथ चाहे वो यूलर हो, रिवर हो, इन्हें नहीं मिलने वाली है। अब प्रॉब्लम इन्होंने भाई पूरी साफ साफ गिनाई, यहाँ पे एक बार पूरा जरूर से पढ़ना इसे। इन्होंने साफ बताया कि देखो भाई हम EV के अंदर इतनी इनोवेशन कर रहे हैं, इतनी R&D कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगते हैं और वो हम लगा भी रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लगा रहे हैं पिछले 10 साल से। लेकिन जो PLI स्कीम है उसका जो क्राइटेरिया है ना, वो ऐसा है कि जिसमें एथर को एंट्री मिल ही नहीं रही है। एथर के साथ जो बाकी स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी एंट्री नहीं मिल रही है। क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर से हो
तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो 10,000 करोड़ का होना चाहिए, चाहे वो ईवी से आए, चाहे वो पेट्रोल से आए, किससे भी आए। दूसरा क्राइटेरिया होता है नॉन ऑटोमेकर कंपनीज के लिए जिनका वैल्यूएशन अगर 1,000 करोड़ के पार है इन 2021 तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ ओला सेलेक्ट यहाँ पे हो गया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे कोई भी अदर स्टार्टअप्स के अंदर सेलेक्ट नहीं है। सारे जो मेजर लेगेसी प्लेयर्स है बजाज, टीवीएस, हीरो, ये इजीली इसके अंदर भाई एंटर कर गए और इन्हें पीएलआई स्कीम का फायदा भी मिल रहा है। लेकिन ईथर जैसे प्लेयर जो कि सीरियसली ईवी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, जो इनोवेशन करते हैं, इतनी R&D करते हैं, इतना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनको भाई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन्होंने साफ बताया कि भाई हमें जो लॉस हो रहा है सीधा सीधा 13 से 16% कॉस्ट का हो रहा है, जबकि लेगेसी प्लेयर को पीएलआई स्कीम का सीधा सपोर्ट मिल रहा है। इन्होंने ये भी बोला एक एग्जांपल देके कि अगर कोई ट्रेन है ना, तो जो ये लेगेसी प्लेयर्स है ना, ये ट्रेन के डिब्बे हैं और जो इंजन है वो स्टार्टअप है। अगर ये इंजन अगर आप हटा दोगे तो डेफिनेटली जो ट्रेन की स्पीड है वो थम जाएगी, वो रुक जाएगी। काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया और मैं भी इस चीज़ से एग्री करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया इधर ओला में जो ऑन बोर्ड नेविगेशन था या फिर जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का लेवल है ना, वो बहुत ऊपर है। 3 साल पहले जो इन्होंने चीज़ें दी थी वो बजाज जैसी कंपनी ऑन बोर्ड नेविगेशन आज लेके आ रही है, चाहे वो स्पीड हो, स्पेसिफिकेशन हो, किसी भी चीज़ में। तो ये बात सत्य है भाई, बहुत इनोवेशन जो होती है वो स्टार्टअप से ही होती है। लेगेसी प्लेयर भाई बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, उन्हें पेट्रोल वाला भी सीन संभालना है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लग रही है कि यार ऐसा कैसा क्राइटेरिया बनाया गया है। आई होप गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन ले, इसके अंदर चेंजेस लाए जाएं ताकि एथर, रिवर, इवन सिंपल वन जैसे स्टार्टअप भी इसके अंदर शामिल हो जाए। दोस्तों वॉक्सवैगन की पोलो फाइनली इलेक्ट्रिक में अनवील हो चुकी है और इस गाड़ी का डिजाइन भाई मुझे उस टाइम भी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है। कंपनी इस डिजाइन लैंग्वेज को बोल रही है प्योर पॉजिटिव। फ्रंट की बात करें तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी लाइट्स बार देखने को मिलती है, इल्यूमिनेटेड वॉक्सवैगन का लोगो है, स्पोर्टी सी लुक है, लेंथ इसकी 4 मीटर की है। वॉक्सवैगन के MEB प्लस प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है। फ्रंट व्हील ड्राइव का यहाँ पे यूज हुआ है। बैटरी पैक भी यहाँ पे 2 है। पहला है 37 किलोवाट आवर जिसके अंदर पावर मिलेगी 116 हॉर्स पावर की, रेंज मिलेगी 329 किलोमीटर की। दूसरा है बड़ा बैटरी पैक 52 किलोवाट आवर, पावर होगी 135 हॉर्स पावर, रेंज होगी 454 किलोमीटर और यहाँ पे एक टॉप वेरिएंट भी आएगा जिसकी पावर बढ़ा दी जाएगी 211 हॉर्स पावर। 10 से 80% चार्ज होने में लगभग ये 25 मिनट ले लेगी। फिर इसका एक GTI वर्जन भी आएगा जिसके अंदर पावर होगी 211 HP। बाकी इंटीरियर भी गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा क्लासी, मिनिमलिस्ट और सुंदर लग रहा है बहुत ज्यादा। प्लस आपको यहाँ पे ग्लास रूफ भी देखने को मिलती है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। ड्राइवर के लिए 13 इंच की टच स्क्रीन, 10 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर यहाँ पे भर के। प्लस यहाँ पे बटन्स भी बहुत सारे दे रखे हैं जो कि एक अच्छी चीज है। प्लस बूट स्पेस यहाँ पे 441 लीटर का है। स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 25,000 यूरोस की प्राइस है। अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर लोगे तो 27 से 28 लाख रुपए। वॉक्सवैगन इसे एज ए एंट्री लेवल की गाड़ी बेचने वाला है ग्लोबली। इंडिया में आने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि रीजन सिंपल है भाई, ये कॉम्पीट नहीं कर पाएगी यहाँ पे। इंडिया में आपको महिंद्रा की XCV9 ही मिल जाती है जिसके अंदर 280 हॉर्स पावर है, 80 किलोमीटर का बैटरी पैक है, 27-28 लाख उसकी प्राइसिंग है। तो ठीक है, गाड़ी लॉन्च इन्होंने कर दी है, मे बी ग्लोबली चल जाए लेकिन थोड़ा हार्ड है। लेकिन वैसे अगर पूछो गाड़ी मुझे पर्सनली बहुत पहले भी अच्छी लगती थी और इसमें भी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट में बताओ। दोस्तों Hyundai की Ioniq 5 का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च हो गया है। क्या क्या चेंज हुआ है बता दो। गाड़ी के डिजाइन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन आप फ्रंट का और रियर का बम्पर जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। स्किड प्लेट्स भी अपडेट हो गई है। नए 20 इंचेस के एलॉय व्हील आ गए हैं। बॉडी को थोड़ा और लंबा कर दिया गया है 20 mm से। इंटीरियर की थीम भी अब ब्लैक हो चुकी है और जो सेंटर कंसोल है उसमें भी कई चेंजेस किए गए जैसे कि बटन्स और भी ऐड कर दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग की पोजीशन चेंज कर दी गई है। COT अपडेट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इन कार पेमेंट इंटीग्रेशन फॉर EV चार्जिंग, प्लस रिमोट इमोबिलाइजेशन का फीचर भी ऐड हो गया जिससे गाड़ी को कहीं भी रोका जा सकता है। और अगर हम रेंज की बात करें तो वहां पे काफी अच्छा इजाफा हुआ है क्योंकि बैटरी साइज पहले हुआ करता था 72 किलोवाट आवर का जिससे रेंज मिलती थी 631 किलोमीटर की, अब हो गया है 84 किलोवाट आवर का जिससे रेंज मिलेगी 690 किलोमीटर की, जिसके वजह से ये बन जाती है इंडिया में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली गाड़ियों में से एक। प्लेटफॉर्म वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही eGMP प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत तगड़ी चार्जिंग सपोर्ट करता है। 10 से 80% चार्ज होने में सिर्फ ये 20 मिनट लेती है। और हाँ, साथ में नई प्राइसिंग भी आ गई जो कि है 55 लाख रुपए, जो कि पहले के मुकाबले 9-10 लाख रुपए बढ़ गई है। पहले Ioniq 5 सबसे अफोर्डेबल कार हुआ करती थी 46 लाख की रेंज में, लेकिन अब 9-10 लाख बनने के बाद ये अब सीधा टक्कर लेने वाली है BMW की iX1 से, BYD Seal से और Volvo की EX30 से। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। विनफास्ट ने अपनी 250 लीमो ग्रीन कार को
को रजिस्टर कराया इन अप्रैल। Hyundai अपनी Ioniq 5 की 2024 में मॉडल पे 10 लाख का डिस्काउंट दे रहा है, इफेक्टिवली 36 लाख रुपए। Volkswagen के ड्रेसडेन प्लांट को BYD या Geely में से कोई एक खरीद सकता है, जिसके बाद ये अपनी गाड़ियों को जर्मनी में मेड इन जर्मनी कह के सेल कर पाएंगे। इंडिया का ग्लोबल रिस्क से बेस्ट सेल्फ डिफेंस होगा कि हम सारी चीजें इलेक्ट्रीफाई कर दें, ऐसा बोला है सागर अडानी ने। CATL को मिल गया है दुनिया का सबसे बड़ा सोडियम आयन बैटरी का ऑर्डर 60 गीगावाट आर्क। एथर की अपकमिंग EL स्कूटर को पहली बार स्पॉट किया गया ऑन द रोड। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने रिसेंटली इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक के ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग करी, जिसमें सारे बैंकर्स, सारी कंपनीज और इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े एक्सपर्ट आए थे, जहां पे डिस्कस किया गया कि इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक को कैसे मोर अफोर्डेबल बनाया जाए। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सी लगी, कमेंट में बताओ।